Good afternoon, students. Now I think that you must be very fine, happy and jolly mood, while you have already put aside the tension and now you are in good positions. Today I have brought for you another lesson from another book, that is Supplementary Reader, and it is seen always and often that from the supplementary books the chapters or subject or lesson is as January night, quality, etc. is very important. That is why I have brought from that books lesson, and today I am going to teach you about January night. As you know that this January night has been already translated in English. In original, its name is Poos Ki Raat, and Poos Ki Raat is written by Prem Chand ji, and it has been translated in English as January night. कहने का मेरा मतलब ये है बच्चों कि आज मैं जिस टॉपिक से अब चैप्टर से मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी दूसरी किताब है जो सप्लीमेंट्री रीडर है, और इससे भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ लेसन ऐसे हैं जैसे जनवरी नाइट हो गया, डबेट हो गया, क्वालिटी हो गया, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। और फिर समय भी आप लोगों का कम है, इसको देखते हुए मैं चाह रहा हूँ कि इससे भी कुछ आपको अवचित कराया जाए, जानकारी दी जाए। तो लीजिए, ये आपके सामने मौजूद है जनवरी नाइट, यानी जनवरी नाइट का एज वी हैव ऑलरेडी बीन फेसिंग और ब्रेविंग दिस चिल्ली वेदर फॉर 2 months, दिसंबर और जनवरी नाइट एज वी आर फेसिंग दिस सीवियर कोल्ड और चिल्ली कोल्ड कैन नॉट बी सेड इन वर्ड्स. Only that persons can describe you who feel or who go through this chilly weather. यानी कि वही पर्सन बता सकता है कि जनवरी नाइट में क्या होता है, किस तरह का यानी कि आपका ठंड रहता है। ठंड जो है एकदम चरमोत्कर्ष पर क्लाइमेक्स पहुंचा रहता है, जैसे आजकल जनवरी नाइट। इसमें किसी तरह का भी ढील नहीं होता है प्रकृति की तरफ से ओर से। तो खैर इसको रहने दीजिए, और इसमें तैयारी करने में बहुत ही मज़ा आता है, आनंद आता है। किसी तरह का यानी कि दुश्वार यानी कि बाधा यानी कि नहीं पहुँची। इसलिए गर्मी का मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, खुद हमको तैयारी करने में मुश्किल हो जाता है ना। मगर आज लीजिए, तो ये जनवरी नाइट है, इसके लिखने वाले हैं प्रेमचंद। अब इसके बारे में हम कुछ जानकारी रख लें। और ये बहुत ही विख्यात आपके लेख लिखने वाले लेखक रहे हैं। धनपत राय 1880-1936. It means that in 1880 he was born and in 1936 he died. Premchand, born on July 31st in वाराणसी. इनका जन्म 31 जुलाई वाराणसी में हुआ। In 1880 में 1880 में he was a prolific writer. Prolific कहते हैं बहुत फलदार दरख्त, पेड़ बहुत सा होता है ना, पेड़ बहुत फलदार, बहुत फल पकता है, उसको ही प्रोलिफिक कहते हैं। और यहाँ पर प्रोलिफिक जो लिया गया है वो बहुत अधिक लिखने वाले, इसलिए कि प्रेमचंद कोई थोड़ी बहुत कहानी नहीं लिखे थे, बहुत से उपन्यास, बहुत सी कहानियाँ लिखे हैं, है ना। इसी वजह से इनको लिखा गया प्रोलिफिक राइटर, अधिक लिखने वाले। और बहुत हिंदी एंड उर्दू वो दोनों में लिखते थे। उर्दू पर भी उनकी पकड़ थी, सिर्फ हिंदी ही नहीं लिखते थे, उर्दू में बहुत से लिखते थे, जैसे पंचायत वगैरह सब। तो इन्होंने दोनों में ही रॉट हिज नॉवेल और स्मॉल और एनेक्डोट्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉट ओनली इन हिंदी बट ऑल्सो इन उर्दू टू। यानी उर्दू में भी वो लिखे हैं और हिंदी में भी लिखे हैं। अब आइए, ही चेंज्ड हिज पेन नेम। पेन नेम कहते हैं जो लेखक होते हैं वो छोटा छोटा सा नाम रख देते हैं, जिसको उपनाम कहते हैं कोई चीज़ से भी, है ना। तो इसी तरह से उन्होंने उपनाम अपना रख दिया था प्रेमचंद, जबकि नाम है इनका धनपत राय, है ना। मगर धनपत राय से कहिएगा तो कोई पहचान में कौन है भाई, है ना। मगर प्रेमचंद कहिएगा
तो कोई भी मैंने कहा वो प्रेमचंद तो बहुत बड़े लेखक थे भाई, खैर तो उनका था, तो उन्होंने नाम रख दिया आपका प्रेमचंद। इसके पीछे भी कुछ कारण है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ है ना क्या कारण था, क्यों रखा प्रेमचंद। आफ्टर हिज बुक सोजे वतन, सोजे वतन ये उर्दू यानी कि आप क्या उपन्यास है जो लिखे थे, सोजे वतन, सोज के माने होता है दर्द होता है, वतन, वतन मातृभूमि यानी वतन का दर्द, सोजे वतन इन्होंने लिखा था। कब लिखा था? उस वक्त ब्रिटिश राज था यहाँ, अंग्रेज़ों का राज था, है ना। सोजे वतन वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब सोजे वतन जो लिखा तो उसमें ब्रिटिश रूल के खिलाफ कुछ बातें लिखी, तो उसने ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको खोजने लगे। अब ये कौन है भाई, ये धनपत राय, उसमें धनपत राय लिखते थे, समझिए ना, प्रेमचंद नहीं लिखते, धनपत राय लिखते। तब इनकी बहुत ये हुई पकड़ हुए, तब इन्होंने अपना नाम रखा प्रेमचंद। अब प्रेमचंद पर हम नहीं है, प्रेमचंद धनपत नाम है भाई, हम प्रेमचंद कोई होंगे, तो प्रेमचंद रखा। सोजे वतन वाज बैंड, जब प्रतिबंध लग गया पर सोजे वतन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने। ही रोट अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉमन मैन इन ए टर्ब्यूलेंट सोसाइटी। यानी कहता है इसमें बात वास्तविकता भी है। उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, जो उपन्यास लिखे, वो वास्तविकता को बयान किए हैं, कोई फिक्टिशियस नहीं, कल्पना नहीं, काल्पनिक नहीं, मिथ्या नहीं, सब एकदम सही रियलिटी को क्या दिखाया है। रूरल प्रॉब्लम, रूरल विलेज, यानी रूरल कहते हैं यानी कि गांव वाले, समझे ना, अब अर्बन हो गया शहर वाले, तो रूरल का यानी गांव वालों के जो प्रॉब्लम थे वहाँ, जो ग्रामीण सब थे बेचारे दबे कुचले वर्ग के लोग, उनके साथ बहुत ही अत्याचार होता था, दमन होता था, एट्रोसिटीज़ जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, प्रताड़ना, प्रताड़ित करना, वो सब, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा है। उनको जितनी भी कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा वास्तविकता कि क्या वास्तव यानी कि बातें थी उस वक्त, ज़मींदारों का राज था, समझे ना। तो वही वो लिखे थे, बैंड बाय द ही रॉट अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी की वास्तविकता के बारे में लिखे। द वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉमन मैन इन ए टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट कहते हैं अव्यवस्थित, जिसको यानी कि ये नहीं, अनर्की है, जब अराजकता, मार धाड़, कोई इसका कंट्रोल नहीं, उसी को कहते हैं आपको टर्ब्यूलेंट सोसाइटी। समाज में किसी तरह का यानी कि शांति नहीं थी, है ना, ख़ास करके विशेषकर गरीबों पर और दबे कुचले लोग जो थे, ग्रास रूट लेवल के एकदम लोग, उन पर ज़्यादा यानी प्रताड़ना होती थी। उनको ठीक से बैठने सोने नहीं दिया जाता था, ये काम में लगाओ, ये काम में लगाओ, वो काम में लगाओ, वही सब आगे हम लोग जानेंगे क्या है। अब उसके बाद जो है से लिखा रियलिटीज एंड द टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट के मातने होता है अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित, समझे ना, अराजकता, एकदम कोई चीज़ यानी कि ये गुड मैनर में नहीं, यानी कि अच्छे तरीके से अरेंज नहीं, व्यवस्थित नहीं है ना, ये था कुछ ये नहीं। ही थ्रू लाइट चीफली, उन्होंने जो प्रकाश डाला है विशेषकर चीफली ऑन रूरल इंडिया, यानी कि गांव के, भारत के जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र, उनके बारे में उन्होंने अपने उपन्यास से लोगों को अवगत कराया है, समझा। एंड द एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं शोषण, समझे ना, यानी जो बेचारा गरीब है, जान रहे हैं कि इसके पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, 2 दिन से तो खाया नहीं, अब इससे काम करवाना, जो पैसा देंगे ले लेंगे, मजबूरी है बेचारे के साथ, कुछ काम नहीं मिला, 2 दिन से बेचारा भूखा है, क्या करेगा, मानना चाहिए उसको पैसा, यानी कि दिन भर की मजदूरी, अगर 200 रुपया तो देगा, हम भाई 50 रुपया देंगे, करना है तो करो, इस तरह शोषित करते थे, वो मजबूर हो जाता था, करता था, तो वो सब एक, तो उसके बारे में है ना, जो शोषण होता था, फेस्ड बाय कॉमन विलेजर्स, जो आम जनता होती थी गांव के, एंड एट द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट, और फिर कुछ पुजारी ऐसे होते थे जो उनको बहुत ही प्रताड़ित करते थे, तकलीफ देते थे। एंड लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स कहते हैं ज़मींदार को, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो सब, समझे, उनसे बेगार करवाते थे, काम करवाते थे। लोन शार्क्स, शार्क तो मछली होता है, बड़ा खतरनाक होता है, समझे ना, मगर उसी से लोन शार्क, लोन माने जो उधार देता है, जो साहूकार थे, जो सूद पर पैसा लगाते थे, उसको कहते हैं लोन शार्क, समझिए ना। तो वो सबके हाथों में बेचारे मारे। अब आइए समरी पर, इसको बच्चों जनवरी नाइट से प्रायः आता है क्वेश्चन, अब जब भी उठा के देखेंगे तो जनवरी नाइट से यानी क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग कॉपी जांचते हैं तो देखते रहते हैं हर घड़ी क्या है भाई। हल्कू के बारे में और जबरा के बारे में, मुन्नी के बारे में, ये 3 कैरेक्टर ये सब है, इसके बारे में अक्सर प्रायः क्वेश्चन आता है, खाली नहीं जाता है, समझिए ना, इसको हम जरूर ध्यान देख लीजिएगा। अच्छा, हिंदी में यही यानी कि लिखे हैं इन इंग्लिश ना, प्रेमचंद कहाँ तक, ग्रेट हिंदी नाइट, तो ये लिखा है। अब आइए यहाँ जनवरी नाइट, जनवरी नाइट
और ओरिजिनल पढ़िएगा प्रेमचंद जी का तो उसका नाम है पूस की रात। जनवरी में ही पूस पड़ता है, पूस समझिए ना, महीना जो बहुत ठंडा होता है, तो पूस की रात लिखे हैं, उसी का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम रखा गया, टाइटल दिया गया है जनवरी नाइट। इज़ अ हार्ट टचिंग स्टोरी। हार्ट टचिंग एकदम आपको दिल को छू देने वाला, मार्मिक, एकदम मर्म स्पर्श यानी कि दिल को छू लेने वाली कहानी है। पढ़िएगा तो बड़ा दुख होगा उसमें, तो वो हार्ट टचिंग स्टोरी कहानी है जनवरी नाइट। रिटन बाय द ग्रेट हिंदी शॉर्ट स्टोरी राइटर मुंशी प्रेमचंद, और ये हिंदी के बहुत बड़े लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है आपको। द स्टोरी इज़ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द पॉपुलर स्टोरी रिटन इन हिंदी इंटाइटल पूस की रात। जो पूस की रात है उसी का अनुवाद किया गया है, समझिए ना, ये जनवरी नाइट। अब आइए, द प्रेजेंट स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन रूरल इंडियन सनारियो। कहता है द प्रेजेंट स्टोरी यानी कि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, समझे ना, तत्काल यानी जो पढ़ा रहे हैं अभी, प्रेजेंट स्टोरी ये कहानी जो है इज़ बेस्ड ऑन रूरल इंडियन सनारियो। वो जो है आधार है, दिखलाया गया, इसकी पृष्ठभूमि जो है क्या है, सनारियो माने पृष्ठभूमि, वो गांव का ग्रामीण जीवन है। ग्रामीण जीवन के बारे में वो बताए हैं, किस तरह से गांव में लोग रहते थे उस वक्त, आज से 150 साल पहले, समझे ना आपको। हल्कू इज़ ए टीनेंट फार्मर। टीनेंट कहते हैं किराए का, फार्मर माने किसान, यानी बेचारा ज़मींदार से वो मांगा तो मतलब कुछ खेत दे दिया कि ज़मींदार ने कहा ठीक है इसका करो, इसका हमको इतना हिस्सा मिलना चाहिए, उसी पर वो गरीब बेचारा खेती करता था, टीनेंट फार्मर। द प्रेजेंट हल्कू इज़ ए टीनेंट फार्मर, एक भाड़े का बेचारा किसान है, मतलब खेती ज़मींदार से लिया है कुछ। ही इज़ इन डेट, डेट कहते हैं कर्ज को, ऋण, समझिए ना, कर्ज। ही इज़ इन डेट टू द लैंडलॉर्ड, अब वो ज़मींदार का कर्जदार हो जाता है। खेती बाड़ी से जो कुछ उसको मिलता था करने के बाद, अब घर में भी बहुत से काम होते हैं, बीमार पड़ गया ये, उसमें से पैसा सा खर्चा, नतीजा है कि उसके पास पैसा भी नहीं होता था, सब ज़मींदार को वो देना पड़ता था, बाकी पर बाकी, बाकी पर बाकी, उसका सूद भी वो लेता था। इस तरह से बहुत बड़ा वो कर्जदार बन गया। कौन? हल्कू। हल्कू स्टीनर, ही इज़ इन डेट टू द लॉर्ड, वो उसका यानी कि कर्जदार था, किसका? ज़मींदार का। वंस द लैंडलॉर्ड कम्स टू हिज हाउस, एक दफ़ा वो ज़मींदार जो है हल्कू के घर पर आता है, कहा था भाई तो आस्क फॉर हिज मनी। आस्क फॉर ये फ्रेज़ है मांगना, तो आस्क फॉर हिज मनी, अपना पैसा मांगने के लिए वो आया जो उसका बाकी था, कि भाई मुन्नी हल्कूज वाइफ हैड सेव्ड 3। अब मुन्नी कौन है? ये हल्कू की पत्नी है, समझे? हल्कूज वाइफ हैड सेव्ड 3 रुपीज़ टू बाय अ ब्लैंकेट टू फाइट विद द कोल्ड ऑफ जनवरी नाइट। यानी मुन्नी जो है उस पैसे को बचा के रखी थी बेचारी, कौड़ी दो कौड़ी करके, मतलब है पाई करके जोड़ के रखी थी 3 रुपया, कि मेरे पति जाते हैं जनवरी में यानी पूस में अंधेरी रात में खेत का पहरा देने के लिए, तो कैसे काटेगा उस ठंड भरी रात को। तो उसने पैसा जमा किया था कि एक कंबल हम खरीद लेंगे हल्कू के लिए, ताकि वो लेके जाए और रात में वो अपना खेत का देखभाल करे, इसके लिए वो 3 रुपया बचा के रखी थी हल्कू ने। हल्कू टेक्स अवे द मनी फ्रॉम हर, लेकिन जब उधर ज़मींदार आया मांगने के लिए, पुकार रहा था, आवाज़ लगा रहा था, इधर हल्कू जो अपने पत्नी से गिड़गिड़ा रहा था कि भाई पैसा वो दे दो, 3 रुपया जो जमा किया दे दो, आया है मांगने के लिए, समझिए ना, दे दो। तो हल्कू टेक्स अवे द मनी फ्रॉम हर, तो हल्कू उसके हाथ से पैसा ले लेता है मुन्नी से कि लाओ भाई अब जो होगा आगे देखा जाएगा, पहले इससे तो मुसीबत से हटें, ये जो आ गया है सर पर सवार है, नहीं तो गाली बकेगा, गाली गलौज देगा, हंगामा खड़ा करेगा, लाओ दे दो। हैड मनी ओवर टू द लैंडलॉर्ड्स, मनी फ्रॉम हर एंड हैंड्स ओवर, हैंड्स ओवर माने दे देना, और दे दिया, किसको पैसा दे दिया? टू द लैंडलॉर्ड, ज़मींदार को, लो भाई। ही सेज टू हिज वाइफ, अब फिर हल्कू कहता अपने पत्नी से, क्या कहता है कि दैट ही विल फाइंड अदर वे फॉर द ब्लैंकेट, कहा दूसरा रास्ता हम चुनेंगे ना भाई, पैसा उसा के कहीं से ब्लैंकेट के लिए, कंबल के लिए हम और सोचते हैं कि कैसे कंबल खरीदें, हम उसके लिए सोचेंगे, इसके लिए तुम चिंता मत करो, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा हल्कू ने मुन्नी को। हाँ, ही सेज टू हिज वाइफ दैट ही विल फाइंड अदर वे टू बैंक। हो गया सैड मुन्नी प्लीड्स हिम, सैड माने बहुत उदास दुखी मुन्नी, जब उसके हाथ से पैसा चला गया, मुन्नी जो बचा के बेचारी रखी थी, तो सैड मुन्नी प्लीड्स हिम, प्लीड्स माने प्रार्थना करना, समझे न, आपको उससे विनती करना,
उन्हें विनती करते हुए कहा, किससे, मैंने पीठ से ही, मैंने कि हल्कू को कहा है कि मैं विनती करती हूँ टू लीव द वर्क ऑफ फार्मिंग, कि इस खेती बाड़ी का काम तुम छोड़ो भाई। लीव माने छोड़ना। हम तुमसे बार बार विनती कर रहे हैं कि तुम इस खेती को छोड़ो, दूसरा काम करो, समझे, इस खेती को छोड़ो। दिल दुख चुका था बेचारी को कि एक तरफ खेत भी करके खेती भी कर रहे हैं, कुछ होता नहीं है, जो कुछ सब बाकी बकाया में चला जाता है, अब परेशान भी इतने। वही कहा कि तुम इस खेती को छोड़ो। ही सेज टू हिज वाइफ दैट ही विल फाइंड अदर। सिट सैड मुन्नी प्लीड्स टू लीव द वर्क ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग खेती बाड़ी करना, उसको छोड़ दो खेती करना। शी सेज इवन अ लेबरर्स लाइफ इन ए बेटर पोजीशन देन हर, वो कहती है, कौन, मुन्नी कहती है, किससे, हल्कू से, कि इवन द लेबरर्स लाइफ इज़ बेटर देन अस, यानी यहाँ तक कि एक मजदूर है उसकी भी ज़िंदगी हम लोगों से अच्छी है। खेती नहीं करता है, काम करता है, सुबह जाता है, शाम में यानी कि पैसा लेकर के आता है। समझ यार, यहाँ तो मत कहो, एक कुछ समय इत्मीनान यानी कि इंतज़ार करो, प्रतीक्षा करो, जब फसल कटेगा ये होगा। जब कटता भी है तो उसके बाद चलो सब इसी को चलाता है। वही कहता है कि देखो कि यानी कि जो मजदूर है उसका जीवन हम लोगों से कहीं बेहतर है। वही कहा ना, शी सेज इवन ए लेबरर्स लाइफ इज़ इन ए बेटर पोजिशन, बेहतरीन हालत में है, समझना अवस्था में है, कौन, मजदूर सब। देन हर उन लोगों से, दैट नाइट हल्कू, अब क्या होता है, दैट नाइट हल्कू, उसी रात हल्कू जो है, विथ हिज डॉग जबरा। देखिए जबरा के बारे में भी आता है, जबरा कौन है, हल्कू का कुत्ता है, बड़ा प्यारा है, हर वक्त उसके साथ रहता है हल्कू से, समझे ना। तो दैट नाइट हल्कू विथ हिज डॉग जबरा, उसी रात हल्कू अपने कुत्ता जबरा के साथ गोज टू लुक आफ्टर हिज फील्ड। लुक आफ्टर ये फ्रेज है, देखभाल करना, लुक आफ्टर, समझे ना। जबरा जो है जाता है साथ में, काहे के लिए, टू लुक आफ्टर हिज फील्ड, हिज आया हल्कू के लिए, है ना, यानी उसके मालिक, अपने मालिक के खेत को देखभाल करने के लिए रात में, समझे। वो कुत्ता भी चला, जबरा भी चला। अरेंजिंग सम फायर फ्रॉम स्टिक्स, अरेंज माने इकट्ठा करना, समझे ना, व्यवस्था करना, अरेंजिंग कुछ। सम फायर फ्रॉम स्टिक्स, स्टिक माने लकड़ी के टुकड़े छोटे छोटे, एंड स्ट्रॉस, स्ट्रॉस कहते हैं पुआल को। हल्कू ट्राइज टू वार्म हिमसेल्फ ऑल द नाइट, अब हल्कू क्या करता है, पहुंचता है खेती के पास, तो वहाँ पर कुछ बगीचा छोटे छोटे थे, उसमें से वहाँ पर लकड़ी उकड़ी गिरी हुई थे, उसको उठाया, कुछ पत्तियों को जमा किया और उसके बाद उसमें आग लगाया, तो उससे गर्मी उसको महसूस हुआ, समझे ना। हल्कू ट्राइज टू वार्म हिमसेल्फ, अब हल्कू प्रयास करता है कि अपने आप को, बदन को गर्म करें, गरमाएँ, समझे ना, तापने लगता है। हिमसेल्फ ऑल द नाइट, पूरी रात बेचारा बैठ करके। इट्स मिड नाइट, अब मिड नाइट कहते हैं मध्य रात्रि, आधी रात को मिड नाइट कहते हैं, समझे ना। कहता है मिड नाइट सम नील गाइस, अब क्या होता है जब आधी रात होती है, अगेंस्ट द हल्कू ट्राइज टू वार्म हिमसेल्फ ऑल द नाइट, पूरी। इट मिड नाइट, अब यानी कि आधी रात हो चुकी थी। सम नील गाइस, ये क्या है, नील गाइस, नील गाय होता है, समझे ना, नील गाय। तो नील गाइस जो है इंटर द फील्ड, उसके खेत में घुस आते हैं, चले आते हैं। कुछ जब आधी रात होती है तो कुछ नील गाय खेतों में घुस जाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, हाँ, नाइट सनराइज आफ्टर द इंटर द फील्ड, दे स्टार्ट डिवोरिंग ऑल द क्रॉप्स। डिवोर माने होता है निगलना कोई चीज़ को। अब वो नीलगाय जो थी, जितनी वहाँ पहुँच गई थी, वो सब उसके क्रॉप को, फसल को खाने लगी, डिवोर, निगलने लगी, एकदम सब खाने लगी। ऑल द क्रॉप्स, हल्कू इज अनएबल टू बिल्ड द करेज, अब हल्कू इस लायक नहीं था, अनएबल था, इस लायक नहीं था कि हिम्मत करके उठे, टू बिल्ड द करेज, कि अपने में हिम्मत जगाए उठने के लिए। मतलब है उस गर्मी से, जो गर्मी ताप रहा था उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, अब वो नहीं चाह रहा था कि इसको छोड़ के हम फिर ठंड में जाएं, उधर निकल, हिम्मत नहीं कर रहा था, समझे ना, उसका करेज टू लीव द वार्म प्लेस व्हाइल हिज डॉग जबरा स्ट्रगल्स हार्ड टू ड्राइव अवे द, जबकि इधर तो ये उठ नहीं पा रहा था, उठ ही नहीं रहा था, उधर जबरा जो है दौड़ के गया खेत में, और उसके बाद क्या करने लगा, वाइल हिज डॉग जबरा, जबकि उसका जबरा कुत्ता स्ट्रगल्स हार्ड, बहुत ज़्यादा प्रयास कोशिश करता है, टू ड्राइव अवे, ड्राइव अवे माने भगाना, टू ड्राइव अवे द एनिमल्स, कि उन जानवरों को भगाने के लिए बहुत प्रयास वो कर रहा था। इधर ही बेचारा उठा नहीं जा रहा था, उसको छोड़ना नहीं जा रहा था आग, और उधर कुत्ता जो है अपना प्रयास यानी कि किए हुआ था, कोशिश कर रहा था सबको भगाने में। आपको कुत्ता
अब क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, अगले सुबह, मुन्नी कम्स टू द फील्ड, मुन्नी आती है सुबह में दूसरे दिन। कहाँ आती है? खेत पर आती है। शी फाइंड्स द डॉग डेड, अब क्या देखती है कि कुत्ता मरा पड़ा है। शी फाइंड्स द डॉग डेड, वो देखती है कुत्ता मरा पड़ा है, समझ गए। एंड द इंटायर फील्ड फ्लैट, फ्लैट कहते हैं एकदम सपा चटनम सपा मैदान क्लियर, उसको फ्लैट कह जाते हैं, समझे ना। मतलब है पूरा खेत में फसल नहीं था, सब खलियान मतलब मैदान हो चुका था, फ्लैट, समझिए ना। फाइंड द डॉग डेड, कुत्ते को मरा पाती है। एंड इंटायर फील्ड फ्लैट, अब चारों खेतों को एकदम मैदान देखती है, कोई फसल नहीं। विदाउट द क्रॉप, कुछ भी उसमें अन्न का दाना नहीं था। शी कर्सेज हल्कू, अब वो कोसती है, कर्स माने शराब देना, कोसना, तो शी कर्सेज हल्कू, वो हल्कू को मुन्नी कोसती है फॉर बीइंग लेजी, लेजी कहते हैं काहिल, सुस्त, यानी उसके काहिली पर मतलब है ये कोसती है। वो जान चुकी थी, लगता है कि रात में निकला नहीं, वो आग तापते रह गया, इसी वजह से सब हो गया वो जगह बेईम। हल्कू मेक्स एक्सक्यूज, मेक्स एक्सक्यूज मैंने बहाना करना, हल्कू बहाना करता है कुछ, यानी कि समझिए ना, यानी पेट दर्द का बहाना कर देता है, कहाँ गए पेट में दर्द से, तो ये सब बहाना कर दिया, मेक्स एक्सक्यूजेस। मुन्नी सेज दैट, अब मुन्नी कहती है दैट नाउ ही विल हैव टू वर्क एज ए हार्ड लेबरर, तब मुन्नी कहती है उसको अब आपको, ही विल हैव टू वर्क, अब आपको ये काम लेबरर के रूप में करना पड़ेगा, मतलब एक मजदूर बनना पड़ेगा, मजदूरी करना होगा, खेती को छोड़िए। हल्कू इज प्लीज, हल्कू प्रसन्न हो जाता है, एकदम खुश होता है, ठीक है। नाउ ही विल नॉट हैव टू स्लीप द जनवरी नाइट इन द फील्ड, अब हल्कू कहता है कि नाउ ही विल नॉट हैव टू स्लीप, अब हमको सोना नहीं पड़ेगा द जनवरी नाइट, अब जनवरी के रात में हमें सोना नहीं पड़ेगा। कहाँ? इन द फील्ड, यानी खेतों में। ये भली बच्चों मैं आप लोगों को इसकी कहानी बता दिया, मेन सार अंश आप समझ गए होंगे, है ना। अब इसको एकदम बार बार कर लीजिएगा, अब इससे संबंधित क्वेश्चन जो आएंगे, वाट एवर द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड रिगार्डिंग दिस चैप्टर, आई थिंक और आई एक्सपेक्ट और आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू राइट द इंटायर क्वेश्चंस आंसर इन करेक्ट वे। मुझे विश्वास है कि कहानी समझने के बाद आप सब कुछ समझ गए, जिस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका यानी कि जवाब उत्तर सही सही दे सकेंगे, है ना। अच्छा, अब आगे आइए, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है बच्चों। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन कहते हैं विकल्प उसका, यानी सही ऑप्शन चुनिए, विकल्प चुनिए। द स्टोरी जनवरी नाइट हैज़ बीन रिटन बाई, तो आप अच्छी तरह जान गए किसके रिटन, किसके लिखने वाले कौन है। जॉन गेल्स वर्दित नहीं होगा, गिरधर जनार्दन होगा, प्रेमचंद हो जाएगा, है ना, प्रेमचंद का। एंटन चेखव तो नहीं होगा, प्रेमचंद, बस एक नंबर मिल जाएगा आपको, वैसे ही। दूसरा ये हल्कू वाज ए डैश रिच फार्मर फैक्ट्री वर्कर, और रिच का तो सवाल ही नहीं है, वो बेचारा टीनेंट फार्मर था, है ना, किराए का यानी खेती करने वाला काश्तकार था, है ना, लिए हुआ था बेचारा, तो उसको टीनेंट फार्मर कहते हैं, हो जाएगा आंसर सही है। अब हल्कूज फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड, हल्कू का खेत बर्बाद हुआ, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट, बर्बाद हो जाना उसको कहते हैं। तो हल्कू का खेत नष्ट हो गया, बर्बाद हुआ, कौन चीज़ से हुआ? बाई ऑक्सन, ऑक्सन किसको कहते हैं? ऑक्स का प्लूरल हो गया ऑक्सन, यानी बैलों के द्वारा नहीं। नील गाइस गोट्स डॉग्स, तो नील गाय हो जाएगा, है ना, तो नील गाइस हो जाएगा। अब उसके बाद हल्कू नीड्स ए, नीड माने ज़रूरत, आवश्यकता, तो हल्कू नीड्स यानी कि हल्कू को आवश्यकता होती है, कौन चीज़ का? बेडशीट, बेडशीट कहते हैं चादर को, नहीं। ब्लैंकेट, पिलो, तकिया, शॉल, शॉल, तो किस चीज़ है? ब्लैंकेट का, कंबल का ज़रूरत होता है ना, लिख दीजिएगा। ये आएगा, इस तरह का आता है, ये नहीं है कि हाँ इसको एकदम ये कर दिया कि ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है, समझिए कि वो आ ही गया, समझा ना। आपको इसका आप इसको एकदम ये कर लीजिएगा। अच्छा, जबरा वाज हल्कूज है, अब जबरा कौन था हल्कू का? तो डॉग था, कुत्ता था, समझे ना। अब आइए क्वेश्चन आंसर इससे संबंधित, इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन आएगा, समझिए ना। तो अब क्वेश्चन आंसर ले लीजिए। वाई डिड हल्कू नीड ए ब्लैंकेट, बड़ा आसान है। वाई डिड हल्कू नीड ए ब्लैंकेट, यानी कि हल्कू को क्यों कंबल की ज़रूरत पड़ी? तो आंसर हो गया हल्कू स्लेप्ट इन द फील्ड एट नाइट टू लुक आफ्टर द क्रॉप, हल्कू को सोना पड़ता था खेत में पूरी रात, यानी फसल को देखभाल करने के लिए। ही नीडेड ए ब्लैंकेट, अब उसकी ज़रूरत पड़ती थी उसको कंबल की, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को बचा सके फ्रॉम द कोल्ड, यानी ठंडक से बचाने के लिए। अब आइए बच्चों, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है।
What did हल्कू डू टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम शिवरिंग कोल्ड इन जनवरी? व्हाट डिड हल्कू डू, यानी हल्कू ने क्या किया, कौन चीज़? टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए, किससे? फ्रॉम शिवरिंग कोल्ड, यानी कि थरथराने वाले, कांपने वाले, शिवर माने कांपना होता है और शिवरिंग माने कांपने, थरथराने वाले ठंडे से बचने के लिए उसने क्या किया था? हल्कू वाज अनेबल टू बेयर द बाइटिंग कोल्ड इन द फील्ड। हल्कू इस लायक नहीं था, अनेबल माने असमर्थ था, मतलब इस लायक नहीं था, एबल नहीं था कि टू बेयर द बाइटिंग कोल्ड, इस काटने, बाइट माने तो काटना होता है ना, बाइटिंग कोल्ड माने वही एकदम काटने वाली ठंडा, लगता है कि बदन में यानी कि हड्डी में छेद कर रहा है ठंडा, ऐसा लगता है। तो वही कहता है कि वो एकदम ठंड, कड़ाके की ठंडक से बचने के लिए उसके पास नहीं था। इन द फील्ड एट नाइट, जो रात में वो खेत में काम करता था। सो ही वेंट टू द नियर बाई ऑर्चर्ड, तब उसने क्या किया? कहता है कि हल्कू ने ठंड से बचने के लिए क्या किया? तो हल्कू ने क्या किया बचने के लिए? सो ही वेंट टू द नियर बाई ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड कहते हैं छोटा बगीचा, समझा ना? और एक गार्डन होता है जब बड़ा बगीचा हो जाता है, ऑर्चर्ड फल वाला बगीचा ये सब हो गया। तो अब एक नियर बाई ऑर्चर्ड यानी कि बाग में थोड़ा सा जाता है। एंड गैदर्ड, जमा कर किया, ड्राई लीव्स, सूखे हुए पत्तों को। दस ही वार्म हिमसेल्फ बर्निंग लीव्स, अब उसने इकट्ठा कर लिया लकड़ियों को, पत्तियों को जमा करके, एकत्रित करके आग लगाया, उसे जमा करने लगा, उससे अपने आप को ठंड से बचाने नहीं कि गर्मी जो है उसको पर महसूस होने लगी अब उसको। तो इस तरह से बचाया, नहीं कि पत्तियों को जला करके अपने आप को बचाया। हो गया इसका जवाब। व्हाट डिड, क्या किया? तो उसे लिख दीजिएगा वही कि उसने पत्तियों को जलाया अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। अब आइए थर्ड में, व्हाई डिड हल्कू डिसाइड टू पे ऑफ द लैंडलॉर्ड विद द मनी? व्हाई डिड हल्कू डिसाइड, हल्कू ने ऐसा क्यों निर्णय लिया? और निर्णय किया, डिसाइड मैंने फैसला, निर्णय लेना, टू पे ऑफ द लैंडलॉर्ड, के उस जमींदार का पैसा को हम चुका दें। विद द मनी ही हैड सेव्ड अप फॉर द ब्लैंकेट, उस मनी के साथ, पैसे के साथ जिसको उसने बचा के रखा था कंबल खरीदने के लिए। समझे क्या किया था? अब आइए जिसका जवाब है क्या हो गया? हल्कू वाज ए पुअर मैन। हाँ, हल्कू वाज ए पुअर टीनेंट, पर बेचारा वो तो गरीब, पुअर माने बेचारा हम लोग कहते हैं उसको, पुअर टीनेंट, यानी हल्कू एक बेचारा गरीब टीनेंट फार्मर था, भाड़े का फार्मर था। मतलब हिज पॉवर्टी मेड हिम सैड, पॉवर्टी कहते हैं आपको एकदम निर्धनता, जो किसके पास कुछ भी धन नहीं है उसको कहते हैं पॉवर्टी, यानी जिसकी निर्धनता ने, गरीबी ने मेड हिम सैड, उसको दुखी बना दिया था, यानी एंग्री, साथ ही साथ गुस्सा भी, उसको क्रोधित भी कर दिया था कि इतना गरीब हम लोग हैं कि आज हमारा कुछ नहीं है, समझे ना, क्रोधित भी था। ही पेड द लैंडलॉर्ड विद द मनी सेव्ड अप फॉर द ब्लैंकेट, और उसने यानी कि वो पैसा बचा कर जो रखा था ब्लैंकेट कंबल के लिए, वो पैसा से चुका दिया। किसको? मतलब है उस लैंडलॉर्ड, ज़मींदार का पैसा को वापस यानी चुकाया उसका कर्जा। हल्कू डिड नॉट वांट टू बी अब्यूज, अब हल्कू डिड नॉट वांट टू बी अब्यूज, हल्कू नहीं चाहता था कि वांट टू बी अब्यूज, कि उसको गाली दिया जाए, है ना, डिडंट वांट टू बी अब्यूज्ड बाय द लैंडलॉर्ड, यानी वो नहीं चाहता था कि हमको गाली गलौज करे। कौन? वो लैंडलॉर्ड, ज़मींदार। एंड इंसल्टेड, और हमारा अपमान करे, बेइज्जती करे, वो नहीं चाहता था। बाय हिज लैंडलॉर्ड फॉर नॉट पेइंग द रेंट, कि हम अपने रेंट माने होता है किराया बड़ा, समझे ना, कि हम उसका रेंट नहीं दें, मतलब है जो पैसा बाकी था नहीं दें। अब आइए, वाई डिड मुन्नी सजेस्टेड हल्कू, यानी कि मुन्नी ने क्यों सजेस्ट किया, ये परामर्श दिया, मशवरा, सजेस्ट माने परामर्श देना, मशवरा देना, अच्छी बात बताना। मुन्नी सजेस्टेड हल्कू टू गिव अप टीनेंट फार्म, गिव अप माने ये भी फ्रेज है, छोड़ देना, उसको गिव अप कहते हैं। मुन्नी सजेस्टेड हल्कू टू गिव अप टीनेंट फार्मिंग, कि इस भाड़े की खेती को यानी कि छोड़ो। बिकॉज द वर्क वाज किलिंग हिम, चूँकि ये काम तुम्हें जान मार रहा है, किलिंग यू, तुम्हारा जान ले रहा है, समझे। हल्कू ने यानी जब मुन्नी ने कहा हिम, वाट एवर ही हार्वेस्टेड, यानी जो कुछ भी, हार्वेस्ट माने फसल काटना, है ना, यानी वाट एवर ही हार्वेस्टेड है, जो कुछ वो फसल काटता है, टू पे अप द एरियर्स, वो तो बकाये को चुकाने में लग जाता है। तो बचता कौन सा? एरियर कहते हैं पिछला बकाया, उसको एरियर कहते हैं, है ना, वो एरियर को चुकाना। इट वाज बेटर टू फिनिश सच फार्मिंग, सो इट वाज बेटर टू फिनिश सच फार्मिंग, इसलिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि ऐसे इस प्रकार की खेती को तुम छोड़ दो। ये तो हो गया बच्चों
समझिए ना। अभी एक लेसन इसी में हम ले लेते हैं, समझिए ना। आपका ज़्यादा ये नहीं होगा, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है वो जनवरी नाइट, समझिए। जनवरी नाइट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें अक्सर पढ़ाए क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, ये समझिए आ चुका है। द बेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझे ना। द बेट, बेट कहते हैं शर्त को, जो लगाते हैं ना हम लोग। अच्छा ठीक है, बेट लगाओ, बाजी लगाओ कि तुम ये कह रहे हो ऐसा ना हुआ तो वही शर्त हुआ। अब क्या है, बड़ा रोचक कहानी है ये भी। एंटोन चेखव है, रशियन भी राइटर है। द रशियन ऑथर एंटन चेखव, इन्होंने बहुत ही मार्मिक कहानियाँ लिखी हैं। हम लोगों ने बहुत सा पढ़ा जब BA थे, तो इनकी बहुत सी कहानियाँ हम लोग पढ़े हैं, बहुत ही रोचक। जिस तरह से प्रेमचंद जी लिखते एकदम उसी तरह से मिलता जुलता एकदम है। तो एंटन चेखव है इसके, बॉर्न ऑन जनवरी 17, 1860। इनका जन्म 17 जनवरी 1860 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तगानरोग, ये रशियन वर्ड से है। तगानरोग रशिया के में है। तगानरोग में पैदा हुए थे, इन साउथ रसा, यानी दक्षिणी रूस के तगानरोग क्षेत्र में, इलाके में 17 जनवरी 1860 में इनका जन्म हुआ था। ऑन द आइजॉफ सी, इसको आइजॉफ नहीं कहते हैं, ये रशियन वर्ड से आइजॉफ हो जाता है, समझे ना। आइजॉफ सी यानी आइजॉफ दरिया के पास, यानी कि एक, यानी नदी से बड़ा हो तो उसको सी कहते हैं, अब फिर बड़ा हो तो ओशन सागर हो जाएगा। तो सी में यानी कि उसे दरिया के पास इनका जन्म हुआ, एज ऑफ सी के पास। ही इज़ अमंग द मेजर शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, ये वो हैं, उनमें उन श्रेणी में आता है, श्रृंखला में आते हैं, जो छोटी छोटी कहानियाँ जिन्होंने बहुत से लिखे हैं। जैसे मौपासा का पढ़े हैं, जैसे कि प्रेमचंद भी लिखे हैं, जो से हैं, जैसे कि आपके बहुत से और भी हैं। जोनाथन स्विफ्ट तो बड़े बड़े लिखे हैं, मगर आपके ये ली टॉल्स्टॉय हुए, ये सब श्रृंखला में आते हैं वो, समझे ना आपके एंटोन चेखव। तो ही इज़ द मेजर शॉर्ट स्टोरी, मेजर बड़े हैं शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले राइटर्स एंड ड्रामेटिस्ट, वो नाटककार भी रहे हैं इन हिस्ट्री, समझे, हिस्ट्री में, इतिहास में। ही रॉट 17 प्लेज, और उन्होंने 17 प्लेज, प्लेज कहते हैं ड्रामा को, ड्रामा लिखे हैं। एंड ऑलमोस्ट 600 स्टोरी, एंड ऑलमोस्ट लगभग, समझे ना, ऑलमोस्ट माने लगभग 600 कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, समझे ना, 600 स्टोरीज। और जितने भी कहानियाँ वो लिखे हैं उसको पढ़ने में बार बार लगता है कि पढ़ें। अब तक तो जो कुछ मैंने पढ़ा है हम तो बहुत हमको अच्छा लगा। जितनी कहानियाँ, इतने तो कहानी नहीं पढ़ सके हैं 600, मगर जो जो कहानियाँ उनकी मिली एंटोन चेखव पर है, तो इन्होंने लिखा। अब आइए इन द पार्टी, अब आगे कभी ऑथर के बारे में तो जान गए, ये भी जान गए कि इसके लिखने वाले कौन है, एंटोन चेखव, समझ गए। अब आइए इसका सारांश पर। द बेट इज़ ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी, समझे ना। ये बेट यानी शर्त जो है, नाम है शर्त, उस कहानी का नाम है शर्त। द बेट इज़ ए थॉट प्रोवोकिंग, यानी सोच को उत्तेजित करने वाला, समझे, उसको थॉट प्रोवोकिंग कहते हैं, उसको उत्तेजित करने वाला कहानी है, समझे ना। द स्टोरी इज़ रिटन बाय ए रशियन ऑथर एंटन चेखव, और ये कहानी जो लिखी गई है एक रशियन राइटर, मतलब रूसी लेखक जिसका नाम एंटन चेखव, उन्होंने लिखा। ए फेमस ड्रामेटिस्ट एंड स्टोरी राइटर, समझे ना। वो एक कहानी लिखे, ड्रामेटिस्ट भी है, नाटककार भी रहे हैं, स्टोरी छोटी कहानियाँ लिखना। इन द पार्टी ऑफ ए रिच, ऐसा हुआ कि इन द पार्टी ऑफ ए रिच बैंकर ए वाइल्ड डिस्कशन अजरोस, यानी एक दिन एक बहुत ही धनाढ़ बैंकर ने अपने कुछ दोस्तों को दावत दिया, समझे, आमंत्रित किया, कहा ये आज चाय की पार्टी पर ये, पर इसी तरह सब लोग जुटे वहाँ, समझे। इन द पार्टी ए रिच बैंकर ए वाइल्ड डिस्कशन अरोस, तो जब 4 आदमी जुटते हैं तो एक जगह पर कुछ बहस चलती है, इस पर उस पर, इसी तरह से वहाँ पर बहस छिड़ गई। वाइल्ड डिस्कशन यानी उग्र विवाद, यानी बहुत तेज, यानी कि सब लोग उसमें विवाद करने लगे, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होता है ना भाई में, तो ये विवाद उठ गया, रोज़माना उठा। द हाउस्ट, हाउस्ट कहते हैं जो दावत देता है, उसको मेज़बान जिसको कहते हैं, समझे ना, उसको हाउस्ट कहते हैं। तो जिसने दावत दिया था, किसने, बैंकर ने दिया था आपको। तो द हाउस द बैंकर वाज इन फेवर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, तो बात कुछ ऐसी चढ़ी थी तो जिसमें बात आ गई थी कुछ जघन्य जो कुछ घटना करता, जघन्य, जब बड़ा ही एकदम आपको विचित्र हो, मर्डर उडर ये हो गया, ये सब होता है ना, बहुत ही जघन्य क्राइम आपको, उसी को कहते हैं। तो कहा वैसे ही पर डिस्कशन चला। द हाउस द बैंकर वाज इन फेवर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट,
और ये हाउस मेज़बान जो था वो इस फेवर में था, समर्थक था कैपिटल पनिशमेंट का, कि अगर कोई जघन्य कुछ जुर्म करे तब उसकी क्या यानी कि दंड हो। तो उसने कहा था कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा। कैपिटल पनिशमेंट किसको कहते हैं? मौत की, मृत्यु दंड जिसको मौत की सज़ा कहते हैं, कि उसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा भाई, अदर गेस्ट और दूसरे जो मेहमान थे इंक्लूडिंग ए यंग लॉयर, जिसमें एक युवा वकील भी था, लॉयर, यंग लॉयर, एक युवा वकील भी था, वर इन फेवर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। वो किसके समर्थक थे? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं आजीवन कारावास, उम्र कैद, कि मारा नहीं जाए बल्कि जब तक उसकी ज़िंदगी है जेल ही में बीते, समझे ना, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, आजीवन कारावास, मौत या उम्र कैद की। वो था लॉयर, वकील। वो कहा कि नहीं, ये कैपिटल पनिशमेंट तो ठीक नहीं है, मेरे विचार से उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए, उम्र कैद की सज़ा। अच्छा भाई, सून द डिस्कशन टर्न्ड इनटू ए बेट। अब ये बात जो बढ़ी तो बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? द डिस्कशन टर्न्ड इनटू बेट। वो डिस्कशन, वाद विवाद जो है अब आ गई शर्त पर, बात आ गई शर्त पर। किस बात का शर्त है भाई? वही पढ़ेंगे। सून द डिस्कशन टर्न्ड इनटू ए बेट, और जल्दी ही वो वाद विवाद शर्त के रूप में बदल गया। टर्न्ड इनटू ए बेट यानी कि आपके शर्त के रूप में बदल गया। द लॉयर बिकेम रेडी टू स्टे लॉन्ली इन ए सेल। अब जब वाद विवाद बढ़ा तो इस तरह से तका हुआ वहाँ पर, द लॉयर बिकेम रेडी, और वो आपको जो लॉयर था यानी वकील, वो तैयार हो गया टू स्टे लोनली इन ए सेल, कि अकेले सेल, सेल कहते हैं छोटा कमरा को, समझिए ना, चैम्बर बड़ा कमरा है सब, तो सेल कहते हैं छोटा कमरा, जैसे कैदी का सेल होता है बहुत सा छोटा छोटा। तो सेल कहा कि मैं तैयार हूँ अकेले लोनली इन ए सेल, यानी एक छोटे से कमरे में रहने के लिए, एज ए प्रिजनर यानी कैदी के रूप में, फॉर 15 ईयर्स। कहा कि 15 साल तक मैं रह जाऊंगा एक छोटे से कमरा में। और क्या हुआ था इससे पहले, उसको बहुत शॉर्ट कर लिखा है, किताब फिर बड़ी हो जाती सारा। उसमें लिखा था, मतलब है कि होस्ट ने कहा था कि यू विल नॉट बी एबल टू स्टे इवन 5 ईयर्स इन ए सेल। एट दैट टाइम दैट पर्सन और यूथ लॉयर हैड टोल्ड हिम, यू आर टॉकिंग अबाउट to remain here, stay here only for 5 years. I am ready to stay there for up to 15 years in a cell. कहा आप तो बात कर रहे हैं 5 साल का, अरे हम 15 साल वहाँ रह जाएंगे, सोचिए। जबकि बात जो चली थी उसमें कहा कि तो उम्र कैद में, यानी कि वो कैसा कहना क्या था, मतलब है धनाट का, कि भाई कैपिटल पनिशमेंट मिल जाता है तो चलो थोड़ी ही देर के लिए उसको मतलब है मार दिया जाता है, सहन तो नहीं ना कर, थोड़ा देर के लिए यानी कि तकलीफ होती है, मर जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और ये उम्र कैद की सज़ा तो तुम कह रहे हो आजीवन, तू तो बेचारा घुट घुट के मरते रहेगा। इसका ये सोच था इसका। अब उसने कहा कि मौत की सीख चली जाती है, कम से कम रहेगा तो 15 साल जीवित भाई कम से कम, तो वही कहने खैर, ये तो अपनी अपनी सोच है। तो बिकेम, हाँ, द लॉयर बिकेम रेडी टू स्टे लॉनली इन ए सेल एज ए प्रिजनर फॉर 15 ईयर्स। अब वो लॉयर जो है मतलब वकील, वो तैयार हो गया 15 साल रहने के लिए अकेले एक सेल में, छोटे से कमरे में, और इंटर्न। और उसके बदले में द बैंकर हैड टू पे हिम 2 मिलियन रूबल्स। और इसके बदले मतलब बैंकर ने कहा था कि तुम 5 साल अगर रह जाओ एक कमरे में कैद करके, एक 5 साल कहीं निकलना नहीं इस कमरे से, तुमको हम आपको कितना कहता है 2 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और 2 मिलियन में कितना हो जाएगा 20 लाख। रूबल वहाँ का पैसा का नाम है रूबल, जैसे यहाँ का रुपीज़, वहाँ रूबल है रशिया में। कहा कि 2 मिलियन 20 लाख रुपया हम तुमको देंगे 5 साल अगर रह जाओगे कैद यानी कि एक कमरे में, तब तुम जो बात कहते हैं उम्र कैद का। तब उसने कहा था कि हम 15 साल रह जाएंगे, अब पैसा वही देंगे, मतलब है वो आपके ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वांट टू गिव मी और नॉट, समझे ना। वो कह दिया था कि हम उसके लिए ये नहीं कि तुम हमको पैसा दो, हम पैसा के लिए, ऐसा नहीं, बड़ा ही वो खुद था एकदम अपने ऊपर ये रखने वाला वकील, कोई मामूली वकील नहीं था, कोई रह सकता है ऐसा। तो खैर उसने कहा था कि आप दीजिए या मत दीजिए उससे मत लेने, हम 15 साल रह जाएंगे। जब चैलेंज की बात आती है तो वही कहा था, प्रिजनर फॉर 15 ईयर्स, इन टर्न द बैंकर हैड टू पे हिम 2 मिलियन रूबल्स। और फिर उसके बदले में अगर वो 15 साल तक नहीं निकलेगा, मतलब है 1 सेकंड के लिए बाहर नहीं, तो उसको 2 मिलियन का यानी कि हकदार हो जाएगा। इंटाइटल, दैट पर्सन शुड बी इंटाइटल टू गेट $2 मिलियन
$2 million if that persons do not violate the condition. If that person comes out for a minute from out of the cells, that person would not be entitled to get $2 million. से उसने कह दिया था कि निकलो 1 सेकंड के लिए बाहर, तो गोया आपने उसको उल्लंघन कर दिया वाक्य को। अब उसके बाद क्या हुआ, तो ही हुआ 2 मिलियन। जस्ट बिफोर द कॉन्फाइनमेंट, कॉन्फाइनमेंट कहते हैं कैद का, कॉन्फाइनमेंट कहता है यानी एक ही कमरे में एक ही जगह बंद रहना, उसको कॉन्फाइनमेंट कहते हैं। जस्ट बिफोर द कॉन्फाइनमेंट टाइम, यानी अब कैद की सज़ा के यानी कि जो था 15 साल का वो हो चुका था, कुछ मिनट रह गया था, समझ गए ना। जस्ट बिफोर द कॉन्फाइनमेंट टाइम, थोड़ा सा समय रह गया था उसको ख़त्म होने में। द बैंकर हु हैड बिकम अ पुअर फेलो बाई, यानी कि बाई दैट टाइम एंड when the condition was put, that time the banker was in good position, wealthy, but now that banker had already become a pauper, यानी अब कंकाल हो चुका था, उसका पैसा नहीं था 15 साल में, समझे। तो इस घड़ी द बैंकर की हालत क्या थी, बिकम अ पुअर फेलो, गरीब हो चुका था। केम इन द सेल, वो नज़दीक आया कमरे के पास, टू किल, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं था देने के लिए 2 मिलियन 20 लाख रूबल। अब उसने क्या किया, यानी कि चाह यानी कि टू प्रिजनर लॉयर, कि अब चलें उसको मार ही दे। देयर ही रेड नॉट रिटन, जब वो पहुंचा उस कमरे में तो क्या देखता है कि देयर ही रेड ए नोट, कि एक कागज़ पर लिखा हुआ, रिटन बाय द लॉयर, जिसने लॉयर ने खुद ही लिखा था, हु वाज स्लीपिंग, वो सोया हुआ था वहाँ पर। इन द नोट्स, और उस कागज़ के टुकड़े में जो लिखा था, नोट्स में कहा था, द लॉयर रॉट दैट, लॉयर ने लिखा था कि दैट द लॉन्ग प्रिजन टाइम हैड मेड हिम वाइस, कि ये इस इतने उम्र तक कैद की सज़ा जो 15 साल का रहे हैं, मेड हिम वाइस, यानी ये 15 सालों ने उसको बहुत ही अक्लमंद बना दिया था, बुद्धिमान बना दिया था, मेड हिम वाइस। एंड नाउ ही हेटेड वर्ल्डली प्लेजर, अब जो ये है वर्ल्डली प्लेजर, यानी कि सांसारिक जो यानी कि खुशी है, प्रसन्नता है, जो कुछ भी यानी कि आपको खुशी आनंद की जो चीज़ है, इससे मेरा दिल भर गया, अब मैं इससे घृणा करता हूँ, उसने लिखा था राइटर ने, प्रिजनर ने, वकील ने। नाउ ही हेटेड वर्ल्डली प्लेजर, अब जो है सांसारिक जीवन के जो खुशी आनंद है, हम उससे हमको घृणा होगी। सो जस्ट 5 मिनट्स अर्लियर दैन द फिक्स्ड टाइम, इसलिए ठीक 5 मिनट पहले जो फिक्स्ड टाइम है, जो कंडीशन में कि 15 साल तक नहीं, तो उससे 5 मिनट पहले ही वुड रन अवे, वो भाग जाएगा, एंड लूज द बेट मनी, और इस तरह से हम वंचित रह जाएंगे, समझे क्या। जो बेट का शर्त का जो मनी है, बताइए, उसने लिख दिया था। अब नहीं चाहता 20 मिलियन लेगा, क्या करेंगे, उसको घृणा हो चुकी थी। दैट इज़ वाई दैट पर्सन द लॉयर रॉट हिमसेल्फ इन ए piece of paper that he does not like the money, because he had already, now he starts hating worldly pleasure, so he will come out before the confinement times or condition ends 5 minutes ago, यानी कि उससे हम 5 मिनट पहले ही उस जगह को हम छोड़ देंगे, उसमें क्या, लूज द बेट मनी। अब आइए से द नेक्स्ट डे, अब दूसरे दिन क्या हुआ, इट वॉज कन्फर्म्ड, इसकी पुष्टि हो गई कि दैट द लॉयर हैड रन अवे, कि लॉयर जो था वहाँ भाग चुका है, एंड सो ही हैड लॉस्ट द बेट मनी, इसलिए अब वो इसका लायक नहीं, अब उसने अपने बेट मनी जो शर्त का जो पैसा रखा गया था उसको उसने खो चुका है ना, ही हैड लॉस्ट, खो चुका है, यानी कि वंचित हो चुका है उससे। द बैंकर, अब फिर बैंकर जो है इधर, विथ टीयर्स इन हिज आइज, अपनी आँखों में अश्रु लिए हुए, लॉव्ड द नोट ऑफ द लॉयर, वो जो कागज़ में जो लिखा था उसको, नोट को उसने लॉयर ने क्या किया, अपने सेफ में तिजोरी में बंद कर दिया, कि आगे अगर कभी विवाद उठता है, कोई लोग कहता है कि आपने दिया नहीं तो हम इसको दिखलाएंगे। देखिए उसने खुद ही हिमसेल्फ दैट पर्सन एडमिटेड दैट आई विल नॉट टेक इट दिस मनी, समझे, तो उसने खुद ही लिखा है, उसके बाद इसका दिया है। अब देखिए बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पराया इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो उससे अब संबंधित जिस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे, समझें, तो ये वो भी इसी तरह से, ये तो हर में आता है, यानी कि हर चैप्टर से हम दे रहे हैं, और ये आएगा भी ही। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, विकल्प सही से चुनिए। द ऑथर ऑफ द बेट, इसके लिखने वाले लेखक कौन है, लीव टॉल्स्टॉय तो नहीं होगा, जॉन गैल्सवर्दी नहीं होगा, एंटन चेखव होगा, है ना, एंटन चेखव के बारे में बताया था, एंटन चेखव हो जाएगा। अब उसके बाद है द लॉयर वॉज अ यंग मैन, और ये वकील जो था
यंग था, युवा था, अबाउट 21 नहीं होगा 25, समझिए ना, 27, 25 ईयर का था, 25 साल का उसकी आयु था। अब आइए, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द बेट बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर, और कितने का यानी कि वो रकम जो बेट शर्त के लिए रखा गया था, कितना, बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर, लॉयर और बैंकर के दरमियान कितने का वो रकम था, यानी कितना रुपए का, $2,000, 2 मिलियन रूबल्स, 2,000 रूबल्स, $2 मिलियन, इसका सही हो जाएगा 2 मिलियन रूबल्स। 2 मिलियन रूबल से 1 मिलियन में 10 लाख, यानी 20 लाख उसको चाहिए। अकॉर्डिंग टू द बेट, यानी शर्त के अनुसार, द लॉयर हैड टू रिमेन इन द सेल फॉर, यानी लॉयर को, यानी वकील को रहना पड़ा था सेल में, उस छोटे से कमरे में, 20 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 15 ईयर्स हो जाएगा, 15 साल वो रहा था अकेले। अच्छा, 5th में है द टर्म्स एंड कंडीशन, यानी जो शर्त का यानी कंडीशन था जिसको लगाया गया था, मतलब कंडीशन शर्त है, और टर्म्स भी वही होता है। बेट माने शर्त हो गया, शर्त का जो कंडीशन और टर्म्स जो लगाया गया था ऑफ द बेट वर डिसाइडेड बाय द बैंकर एंड द लॉयर, हो जाएगा वहाँ बैंक एंड द लॉयर। अब आइए, क्वेश्चन इससे संबंधित है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इज बेटिंग अ गुड हैबिट, बेटिंग कहते हैं जुआ खेलना, उसको बेटिंग कहते हैं, मैं आपको बेटिंग कहते हैं शर्त लगाना। इज बेटिंग अ गुड हैबिट, क्या शर्त लगाना एक अच्छी आदत है? नो, इट इज़ नॉट ए गुड हैबिट, नहीं ये अच्छी आदत नहीं है। इट इज़ लाइक ए गैम्बलिंग, ये जस्ट लाइक गैम्बलिंग, गैम्बलिंग कहते हैं जुआ खेलना, उसको गैम्बलिंग कहते हैं। ये जुए के प्रकार का है, एक प्रकार है। समटाइम्स इट लीड्स टू ए डेंजरस, कभी कभी तो ऐसा होता है कि इट लीड्स टू ए डेंजरस, इसका यानी कि अंत बड़ा ही खतरनाक होता है, घातक होता है, फेटल, समझिए ना, डेंजरस एंड। इट इज़ नेवर ब्लेसिंग रादर दैन कर्स, मतलब है कि इट इज़ नेवर ब्लेसिंग, ये कभी भी वरदान नहीं है, रादर कर्सिंग, बल्कि ये शराप है। इट इज़ बैड एट ऑल, ये तो पूरी तरह से बेकार ही चीज़ है, कौन शर्त लगाना है ना, ये जवाब हुआ। अच्छा, व्हाट डिड द बैंकर थिंक टू एस्केप फ्रॉम बैंकरप्सी एंड डिसग्रेस, अब कहता है कि व्हाट डिड द बैंकर थिंक, यानी बैंकर ने क्या यानी कि सोचा, टू एस्केप फ्रॉम बैंकरप्सी, बैंकरप्सी कहते हैं दिवालियापन, समझे ना, जैसे कभी बहुत अमीर रहे, बैंक में बहुत पैसा आ रहा, अब सब खत्म कर, उसको बैंकरप्सी कहते हैं, दिवालिया। बैंक भी बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, शो कर देता है, भाई हमारे पास कुछ होना है। What did the banker think, तो क्या बैंकर ने सोचा, टू escape, escape माने निकलना, भागना, फ्रॉम बैंकरप्सी, इस दिवालियेपन से, एंड डिसग्रेस, अपमान होने से, डिसग्रेस कहते हैं अपमानित होना, बेइज्जत होना, उसको डिसग्रेस कहते हैं। कहते हैं अपमानित होने से, बेइज्जत होने से उसने क्या किया, इसलिए कि वो तो अब इस पोजीशन में नहीं था कि लॉयर को हम दे सके, जबकि वो पूरा कर चुका था, एकदम 15 साल हो रहा था, समझे ना, वो तो उसकी सोच थी कि वो निकल गया, मतलब छोड़ के हमको नहीं चाहिए। कहता है व्हाट डिड द बैंकर थिंक टू एस्केप फ्रॉम बैंकरप्सी एंड डिसग्रेस 15 ईयर्स आफ्टर द बैंकर्स इकोनॉमिक पोजीशन, अब इसका जवाब, यानी 15 साल के बाद बैंकर की जो हालत अवस्था थी, बहुत ही हैड बीन एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही बुरी दुर्व्यवस्था में था वो, एक्सट्रीमली बैड। ही देयरफॉर थॉट, इस प्रकार उसने सोचा, ऑफ किलिंग द लॉयर, कि क्यों ना उस लॉयर वकील को हम मार दें, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बैंकरप्सी एंड डिसग्रेस, ताकि हम बच जाएं, समझे ना, अपने इस दिवालियेपन से, और हमको बेइज्जत को बदनाम ना करे, इसलिए उसने कहा कि उसी को जाके मार दो। अब आ गया जवाब। अब तीसरा में, हाउ डिड द बैंकर चैलेंज द यंग लॉयर्स कंटेंशन, कहता है हाउ डिड द बैंकर चैलेंज, कैसे वो चैलेंज किया, ललकारा उसको, बैंकर को, द यंग लॉयर्स को, उस युवा वकील को किस तरह बैंकर ने चैलेंज किया था। कंटेंशन कहते हैं वाद विवाद को, कंटेंशन कहते हैं, समझिए ना, कंटेंशन को। द बैंकर चैलेंज द यंग लॉयर्स कंटेंशन, और बैंकर ने चैलेंज किया था लॉयर को। ही सेड दैट ही वुड, उसने कहा था कि ही सेड दैट ही वुड बेट 2 मिलियन, कि हम शर्त लगाते हैं 2 मिलियन रूबल का, पैसे का, इफ़ ही रिमेंड इन
इवन 5 ईयर्स, अगर तुम 5 साल भी वहाँ रह जाओ तो हम 15,000 देंगे ऑफ वॉलंटरी इम्प्रिजनमेंट। वॉलंटरी कहते हैं आपको स्वेच्छा से, उसको वॉलंटरी कहते हैं। स्वेच्छा से अपने मन से जो करता है, कोई दबाव नहीं, तो उसको वॉलंटरी कहते हैं। यानी स्वेच्छा से इम्प्रिजनमेंट माने कैद, यानी खुद से उसने कहा था कि आई एम रेडी टू लीव देयर, यू आर टॉकिंग मी अबाउट टू रिमेन हियर और स्टे हियर फॉर 5 ईयर्स, और आई एम रेडी टू स्टे देयर up to 15 years. It depends upon you whether you want to give me that money of bet or not. I am not willing myself. अब उसने ये तो कहा था, तो कहा था he said that he would bet 2 million के 20 करोड़ रुपए रूबल तुमको दूंगा अगर तुम 5 साल वहाँ रह जाओ वॉलंटरी प्रिजन में अपने खुशी से। वो कहता हो गया उसका जवाब। अब वाई वॉज द बैंकर एफ्रेड ऑफ द लॉयर, बैंकर क्यों डरा हुआ था, भयभीत था। एफ्रेड ऑफ माने भयभीत, डरा हुआ। लॉयर से, वकील से क्यों डरा हुआ था। द बैंकर वॉज एफ्रेड ऑफ द लॉयर, उस वकील से इसलिए बैंकर डरा हुआ था बिकॉज द लॉयर हैड कंप्लीटेड द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ था, जिस पर यह बात शर्त बनी थी, सहमति बनी थी कि 15 साल हम रहेंगे तो आपको इतना पैसा यानी आप दीजिएगा, उसके लिए हैड कंप्लीटेड द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वेरी ऑनेस्टली, और वो जो टर्म एंड कंडीशन जो था उसको पूरी अच्छी तरह ईमानदारी से वो कर चुका, इसलिए 15 साल आज होने जा रहा था। 15 साल, उस बीच में वो 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं गया था। एंड द बैंकर हैड नो अदर ऑप्शन, और बैंकर के पास कोई विकल्प नहीं था पैसा देने के लिए, बट टू ऑनर द बेट, कि उस बेट शर्त का, यानी कि जो शर्त हुआ है यानी कि मुकर्रर हुआ जिस पर कि उस पर कायम, इसलिए पैसा उसके पास था ही नहीं देने के लिए, तो वही कहा। समझिए ना, वेरी ऑनेस्ट द बैंकर ऑप्शन बट टू ऑनर द बेट, इसीलिए वो डरा हुआ था कि हमारा पैसा नहीं है, क्या करे, तो उसी को यानी कि लिए डरा हुआ था। अब आइए, व्हाट डिड द बैंकर डू टू नो दैट द लॉयर हैड एस्केप्ड, बैंकर ने क्या किया जब उसको मालूम हुआ कि दैट द लॉयर हैड एस्केप्ड, कि लॉयर जो ये वकील है वो भाग चुका है। एस्केप्ड माने निकल भागना, एस्केप्ड भाग चुका है। वाई डिड ही वीप टू रीड द नोट्स ऑफ द लॉयर, और फिर वो लॉयर का जो रख दिया था वो कागज़ पर लिखा हुआ कुछ, उसको देख के वो रोने क्यों लगा। कौन? वो बैंकर। इसका वजह देखिए जहाँ, द बैंकर वेंट टू द गार्डन विंग टू इंटर इनटू द प्रिजनर्स रूम, यानी कि अपने पिछवाड़े में एक बगीचा था, उससे वो गया कि उसके जिस सेल में यानी कि वो अपने आप को कैद किए हुआ था वो लॉयर, वहाँ समझे ना, गया, वहाँ गया वो। अमंग ही सर्वेंट्स ही स्टेब्लिश द एस्केप ऑफ द लॉयर, और वहाँ पर उसके कुछ नौकर चाकर थे, वो पहले से अपना उसका भागने का कुछ चीज़ बना चुका, इसलिए कि तो मारने जा रहा था कि मारेंगे, उसके बाद कैसे कैसे क्या होगा, तो उसके लिए उसने एक कायम कर चुका था भागने का, यानी कि लॉयर का। कौन? ये बैंकर ने किया था भैया। तो ही टूक द नोट ऑफ द लॉयर फ्रॉम द टेबल, लेकिन यहाँ तो बात उल्टी हो गई थी। वो सोया हुआ था, जब वो पहुँचा बैंकर वहाँ कमरे में तो देखा कि यानी कि वो सोया हुआ कागज़ पड़ा हुआ है, उसका तरादा मारने के लिए जाना था, मगर वहाँ जो देखा कि वो सोया हुआ कागज़ पड़ा हुआ, तो कागज़ को उठा कर देखा तो उसमें खुद ही लिखे हुआ हम खुद भाग जाएँ। कहा कि लो बढ़िया तो है। अब इसके बाद जो ये जो है सो इधर रास्ता ही बना दिया कि ताकि इधर से निकल के भाग जाए, और उसको कागज़ को लिया था तिजोरी में रख दिया था, समझे ना। तो अब ये हो गया अमंग ही टूक द नोट्स ऑफ द लॉयर फ्रॉम द टेबल एंड लॉक्ड इट इन हिज सेफ, और लिया और फिर अपने तिजोरी में उस कागज़ को रख दिया, समझे ना, सुरक्षित किया। अगर आगे कभी इस बात पर किताब कहेंगे कि देखिए। अब उसके बाद जैसे ही वेप्ट टू रीड द नोट्स, अब वो कागज़ पढ़ के रोने लगा था। क्यों रोने लगा था? ये इसलिए रोने लगा था ऑफ द लॉयर फॉर ही वॉज गोइंग टू किल, चूँकि ये पढ़ के रोने लगा जिसको हम मारने जा रहे थे, जिसको वकील को, ए नोबल पर्सन, ये तो बड़ा नेक था भाई, नोबल, बहुत ही अच्छा आदमी था, समझे। हु हिमसेल्फ वांटेड, जो खुद ही चाहता था, सर हु हिमसेल्फ वांटेड टू बी डिप्राइव्ड ऑफ द बेट्स मनी, वो तो अपने आप को खुद ही चाहता था कि हम ये जो शर्त का जो पैसा है हम उससे वंचित हो जाए, तो खुद ही चाहता था। यानी बहुत ही नेक आदमी था ये। इस पढ़ करके उसको आंख में आंसू आ गया था। थैंक यू बच्चे, उम्मीद है, आशा है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से भली भांति समझे होंगे। आप फिर ये आपके पास सुरक्षित होगा, इससे आप फिर पढ़ें, बार बार पढ़ें, इसलिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है,
द बेट, और उधर जो जनवरी नाइट है, प्रायः ये सप्लीमेंट्री बुक्स का है, आपकी पतली बुक, अक्सर आता है, प्रायः आता है इसमें क्वेश्चन, समझ गए। तो उम्मीद है कि इसको आप भली भांति अच्छी तरह से पढ़ेंगे, याद करेंगे और रिवाइज करेंगे। नॉट यू हैव टू ऑलरेडी रिमेंबर इन द माइंड और हार्ट इन सो taking such type of tension, it is not essential. You have to only go through these lessons or these lessons whatever I have taught to you, यानी इसको खाली देख लेना है, 2-3 मरतबा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा पढ़ लेंगे तो इसको आपको ऑटोमेटिकली यू विल लर्न इट, नॉट रिमेंबर इट बाई राउटिंग, यानी बार बार रट रहे हैं उसको, मरमरिंग, ऐसा नहीं करना इसको। हमने इसको 4-5 दफ़ा देख लीजिए, 5 बार देख लीजिए, और इसका जो मेन वर्ड्स, जो भारी भरकम वर्ड्स है जिसको आपको ये लगता है, तो उसको याद कर लें जो कुछ मिला है। हालांकि ऐसा तो ऐसा हम नहीं लिखा है कि जो बहुत ही शब्द कठिन आए हों। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।